नमस्कार मित्रों, आज हम राज्य के जैव आंगिक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, जो आपके परीक्षा उपयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी यहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़े और आप तक हमारी सूचनाएं पहुंच सके। धन्यवाद। राज्य का जैव आंगिक सिद्धांत। राज्य का जैव आंगिक सिद्धांत क्या है? इसमें राज्य की तुलना एक जीवित प्राणी से की जाती है। जिस तरह हमारे शरीर का विकास होता है, अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है और उसके भी अंग होते हैं। अगर शरीर से कोई अंग कट जाए तो वह महत्वहीन हो जाता है। उसी प्रकार राज्य से कोई अंग अगर कट जाता है तो उसका भी महत्व खत्म हो जाता है। हमारे भारतीय राजनीति चिंतन की परंपरा में मनुस्मृति, शुक्रनीति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांतों को राज्य के अंगों, व्यक्ति के अंगों से तुलना की गई है। जैसे राजा या स्वामी को शरीर में सिर के रूप माना गया है। अमात्य या मंत्री को आँखों के रूप में व्यक्त किया गया है। मित्र को कान के रूप में और सेना को मस्तिष्क के रूप में, दुर्ग को बाहों के रूप में, पुर या नगर को जंघाओं के रूप में। इसका विकृत संस्करण फांसीवादी स्वरूप में सामने आता है। यानी जैव आंगिक सिद्धांत का जब स्वरूप विकृत होता है तो वह फांसीवादी राज्य के रूप में सामने आता है। इसकी प्रमुख मान्यताएं: राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। व्यक्ति को राज्य से अलग कर देने पर उसका अस्तित्व निरर्थक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह शरीर से अगर कोई अंग कट जाए तो वह निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार अगर इस सिद्धांत का मानना है कि अगर राज्य से अगर उसका कोई अंग कट जाता है तो वह निरर्थक या अस्तित्वहीन हो जाता है। प्लेटो ने इसी आधार पर राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है। बृहद यानी व्यक्ति का ही बृहद रूप राज्य। अरस्तु ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया और राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। प्राकृतिक संस्था मानने का मतलब कि ये असीमित हो गया, इसकी कोई सीमा नहीं। और वहीं अगर हम कृत्रिम मानते हैं तो उसमें सीमा लगेगी, असीमित नहीं हो सकता। अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है और मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी माना है। यानी मनुष्य और राज्य में कोई अंतर नहीं मानता। आधुनिक युग में आरंभिक विचारकों में टॉमस हॉब्स का नाम आता है, जिसने अपने चिंतन में आंगिक सिद्धांत को एक सीमा तक स्वीकार किया है। लेकिन हम ये कहें कि उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है तो उन्होंने पूर्ण रूप से यांत्रिक सिद्धांत को स्वीकार किया है। लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने इस सिद्धांत के हल्के फुल्के संकेत उनके विचारों में हमें मिलते हैं। रूसो
इस सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में अगर हम मानते हैं तो रूसो को मानते हैं। कुछ हद तक आंगिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए तर्क दिया है कि मनुष्य की तरह राज्य भी इच्छा शक्ति से प्रेरित होता है। जिस तरह मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, उसी तरह राज्य की भी इच्छा होती है। राज्य की विधायी शक्तियों को हृदय के साथ मिलाकर और कार्यकारी शक्ति को मस्तिष्क के साथ मिलाया है। इसके बाद एंडबर्ग राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए रूढ़वादिता की पुष्टि की है। राज्य का ऐतिहासिक विकास जीवित प्राणी के विकास की तरह होता है, ऐसा मानना बर्ग का है। 19वीं शताब्दी में जर्मन आदर्शवादियों ने राज्य के आंगिक रूप को नया महत्व प्रदान किया। जे.जी. फिक्टे व्यक्ति और समाज को एक दूसरे पर आश्रित मानते हुए यह मत रखा कि समाज से बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार जर्मन लेखक ब्लॉन्डसली राज्य में स्त्री पुरुष की विशेषताएं ढूंढ निकाली। उसने राज्य की तुलना पुरुष से और चर्च की तुलना स्त्री से किया और इसी आधार पर उन्होंने स्त्री मताधिकार का विरोध किया है। जीव वैज्ञानिक संप्रदाय के समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर ने प्राकृतिक प्राणी और राज्य रूपी प्राणी की विस्तृत तुलना प्रस्तुत की है। उसने रेल की पटरियों को प्राणी की सिराओं और धमनियों से मिला डाला, मुद्रा की तुलना शरीर की रुधिर कणिकाओं से कर डाला और डाक तार के जाल को तांत्रिकाओं का प्रतिरूप माना। इसी आधार पर स्पेंसर ने उत्तरजीविता का राजनीतिक सिद्धांत लागू किया। राज्य का जैव आंगिक सिद्धांत राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। प्रारंभिक यूनानी मान्यताओं के अनुसार राज्य जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है और सदजीवन के लिए ये बना रहता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।